नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। मैं हूं जयंत नेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आयोग के द्वारा आपकी डेट 8 अगस्त को निर्धारित कर दी गई है LT एग्ज़ाम की। अब आपके पास काफ़ी कम समय रह गया है, इसलिए अपनी तैयारी में कोई भी कमी मत छोड़िएगा। हमारे द्वारा भी लगातार आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अभी तक हमने आपको 12 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आपने मॉडल पेपर वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज हम दोस्तों 13वें नंबर का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट MCQ सेट किए हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इससे आपको सेल्फ असेसमेंट का मौका मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता। 2 सेकंड विचार के इसका आंसर दीजिएगा। अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, या फिर दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। मैं आपको बता दूं, जो पूर्व संक्रियात्मक काल होता है वो 2 से 7 वर्ष के आयु के बच्चों का होता है। ठीक है, तो 2 से 7 वर्ष का। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, इसमें आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। इससे पूर्व का जो आपकी जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था ये होती है 0 से 2 वर्ष की। तो 0 से 2 वर्ष और फिर 2 से 7 वर्ष, इसको क्या बोलेंगे? पूर्व संक्रियात्मक काल। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों? वो होता है अहम केंद्रिता का पैदा होना, यानी कि अहम केंद्रिता का विकास होना। ईगो सेंट्रिसिटी का विकास इस अवस्था में होता है। तो कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में किस चीज़ का विकास होता है? किसका होता है? ईगो सेंट्रिसिटी का, यानी कि अहम केंद्रिता का। ठीक है, तो जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, इसमें क्या होता है? बच्चा नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। ठीक है, और जो ये पहली अवस्था है, इसकी अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो जाता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है। मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। कर्ट लेविन, जेम्स ड्रेवर, स्किनर, या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है स्किनर। स्किनर के द्वारा दोस्तों ये डेफिनेशन दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वो आपको बताना है। अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्या होती है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? अधिगम का स्थानांतरण तब होता है जब एक कार्य का सीखना दूसरे कार्य के सीखने में लाभ या हानि पहुंचाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को कई तरीके से कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि भाई पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ऐसे करके किया गया ना भाई, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों और भी तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि ये तो आपके क्या थे दोस्तों, जैसे ये आजकल के स्थानांतरण के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या आता है? समरूप तत्वों का सिद्धांत या फिर समान अंशों का सिद्धांत, ये आपके थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ऐसे ही आपका क्या आता है? सामान्यीकरण का सिद्धांत आता है, जनरलाइजेशन का सिद्धांत, जो कि आपका CH जड के द्वारा दिया गया है। ऐसी द्विपक्षीय सिद्धांत भी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन असमान अंशों का सिद्धांत कोई भी आपका सिद्धांत नहीं है जो कि अधिगम के स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? असमान अंशों का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का कार्य क्या है? अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, जन्मजात रुचियों को बदलना, जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग करना, या फिर जन्मजात व अर्जित रुचियों को मिलाना। क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? देखिए, शिक्षा का जो कार्य है वो है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का क्षेत्र है सीमित, असीमित, संकुचित या फिर व्यापक। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? मूल्यांकन का क्षेत्र क्या है? काफ़ी व्यापक है। जैसे कि हम बात करते हैं ना CCE की, तो भाई CCE में जो एक C का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि व्यापक, और एक C का मतलब होता है कंटिन्यूस। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने की कौन सी विधि सहायक होती है? बालक के अगर आपको निजी व्यवहार का अंकन करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया विधि कौन सी हो सकती है? नियंत्रण निरीक्षण विधि, मनोभौतिकी विधि, चिकित्सालय विधि या फिर आत्मनिष्ठ अंकन विधि। तो इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है दोस्तों? इसके लिए सबसे बढ़िया है नियंत्रण निरीक्षण विधि। बालक के अगर आपको निजी व्यवहार का अंकन करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड को अपनाएं। उससे आप क्या कर सकते हैं? आसानी से उसके निजी व्यवहार का अंकन कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया गया है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया गया है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई मैकडूगल के बारे में तो आपको सभी को पता है, इन्होंने किसका किया है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण इनके द्वारा किया गया है। इन्होंने क्या बताई थी भाई? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, और मूल प्रवृत्तियों का संबंध इन्होंने किससे बताया था? संवेगों से बताया था। हम कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सा परीक्षण आपका निष्पादन परीक्षण है, यानी कि एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। ठीक, परफॉर्मेंस टेस्ट आपके क्या होते हैं दोस्तों कि जहाँ पर आपको भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके ये एक तरह के अशाब्दिक परीक्षण होते हैं। यहाँ पर ये जो परीक्षण हैं ये छोटे बच्चों के लिए जा सकते हैं, ऐसे लोग जो कि निरक्षर हैं, ठीक है, और इसके अलावा ऐसे लोग जो कि भाषा का जिनको ज्ञान नहीं है, मतलब कि जो दूसरी भाषा के लोग हैं, ठीक है, बेरोजगार मतलब अनपढ़ लोग, उन सभी का दोस्तों आप ये निष्पत्ति परीक्षण या निष्पादन परीक्षण ले सकते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं? कोई ना कोई टास्क को परफॉर्म करते हैं। लाइक आकृति फलन परीक्षण आता है, भूल भुलैया परीक्षण आता है, वस्तु संयोजन आता है। तो देखा जाए तो ये सभी इसका राइट आंसर है। ये सभी के सभी दोस्तों क्या है? परफॉर्मेंस टेस्ट हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना। परफॉर्मेंस टेस्ट इन सब के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो ये आपके काफ़ी उपयोगी होते हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि आपके पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं, और इसके अलावा जैसे कि छोटे बच्चे हैं, और या फिर जिनको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिनको भाषा समझ में नहीं आती है। जैसे कि अगर हमें किसी फॉरेनर का टेस्ट लेना है तो उस केस में हम हिंदी में अगर कोई टेस्ट बनाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो उसके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है कि आप कोई परफॉर्मेंस टेस्ट ले ले, तो उससे भी आपका क्या हो सकता है कि जो आपको चाहिए, जिसका भी आपको परीक्षण करना है, चाहे बुद्धि का करना है, चाहे आपको व्यक्तित्व का करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के शील गुण से संबंधित शब्द बताए थे। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के शील गुण से संबंधित कितने शब्द बताए थे? 100, 500, 4000 या फिर 4500? ठीक, तो इसका राइट आंसर है 4500। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के शील गुण से संबंधित कितने शब्द बताए थे? आपके 4500। आलपोर्ट के बारे में आप जानते ही हैं, इन्होंने व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत दिए थे। सबसे पुराने जो शील गुण सिद्धांत या हम कह सकते हैं जो फर्स्ट शील गुण सिद्धांत है वो इनके द्वारा दिए गए, फिर कैटल। ठीक है, तो जो आलपोर्ट थे, आलपोर्ट ने एक डिक्शनरी थी, उसमें से 18,000, ध्यान से देखिएगा, 18,000 वर्ड ढूंढे थे जो कि पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किए थे। ठीक है ना, अब इसमें से इन्होंने 4,500 वर्ड चुने जो कि व्यक्तित्व के शील गुण से संबंधित थे। तो इस चीज को भी दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, फैक्ट है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में उत्तम अनुशासन को कायम रखता है। कक्षा में अगर आपको उत्तम अनुशासन को बनाए रखना है तो क्या चाहिए? तानाशाही अध्यापक चाहिए, प्रजातांत्रिक अध्यापक चाहिए, सत्तावादी अध्यापक चाहिए या फिर अनुज्ञात्मक अध्यापक चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों?
कहाँ पर अच्छा डिसिप्लिन रहता है इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर आपका क्या होता है, प्रजातांत्रिक अध्यापक होता है, यानी कि वो प्रभुत्ववादी ना होकर बच्चों को भी पूरा मौका देता है इंटरेक्शन करने का। ठीक है, वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो निष्क्रिय श्रोता बन के नहीं सुनते हैं, वो भी पूरी तरह से अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो कक्षा में उत्तम अनुशासन को बनाए रखने के लिए सबसे बेस्ट है प्रजातांत्रिक अध्यापक। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। यशपाल कमेटी ने निम्नलिखित में से किस विषय का मूल्यांकन किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यशपाल कमेटी माध्यमिक स्तर पर शिक्षा सुधार, छात्रों पर शैक्षिक भार, शिक्षा का व्यवसायीकरण या फिर अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रमों की गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? छात्रों पर शैक्षिक भार। ठीक है ना। तो लर्निंग विदाउट बर्डन किसका सूत्र है दोस्तों? ये आपको एनसीएफ में इसी सूत्र को लिया गया है, बताया था ना आपको। तो भाई भारत में जो आपके यशपाल कमेटी है, इसका गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1992 में किया था। ठीक है, इसमें देश के 8 शिक्षाविद थे, उनको शामिल किया गया था और जो जाने माने वैज्ञानिक व शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1993 में सौंपी 15 जुलाई के अराउंड। ठीक है, और उसमें लिखा था कि भाई बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोझ। यानी कि उन्होंने माना था कि स्कूली बस्ते का बोझ से ज़्यादा है ना समझ पाने का बोझ, यानी कि जो शैक्षिक भार है छात्रों पर वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो भाई इसका मतलब क्या है कि इससे आगे जाके ही दोस्तों क्या हुआ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 उसकी नींव पड़ी। तो इसलिए लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग होनी चाहिए, अधिगम होना चाहिए, लेकिन विदाउट बर्डन, छात्र केंद्रित शिक्षा, यहाँ से आप कह सकते हैं कि उसी को लेते हुए इनके द्वारा रिपोर्ट्स अपनी प्रस्तुत की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स भी आपको दोस्तों ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब कभी बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करें तो सदैव ध्यान में रखें। जब आप बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करते हैं तो क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? इसकी देखभाल के लिए एक छात्र कमेटी का निर्माण किया जाए, इस पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री पर ठीक ठाक विचार विमर्श किया जाए और प्रत्येक दिन नया प्रदर्शन किया जाए। एक प्रदर्शन के कई पक्ष होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब आप बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग करें दोस्तों तो इस पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री पर ठीक ठाक विचार विमर्श किया जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ आप अगर बुलेटिन बोर्ड में शो करना चाहते हैं तो उसमें क्या शो करना चाहते हैं उस पर विचार विमर्श करके ही उसको शो किया जाना चाहिए, क्योंकि जब बुलेटिन बोर्ड में लगा देते हैं तो फिर उसको सभी देखते हैं। ठीक, तो उस पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक, पॉजिटिव भी पड़ सकता है और नेगेटिव भी पड़ सकता है। तो इसलिए जो भी आप उसमें प्रदर्शित करने वाले हो सामग्री को, तो उसको ठीक से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, जहां पर आपको सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अब आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है क्योंकि हम कई बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले अधिगम के 8 प्रकार, यानी कि जब अधिगम को श्रृंखलाबद्ध किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट गेने के द्वारा। ठीक है, यानी कि इसका तो है 2। ठीक, इसके बाद सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम किसके द्वारा बताया गया था दोस्तों? बंडूरा के द्वारा। ठीक है, यानी कि 3। ठीक, इसके बाद अनुभवजन्य अधिगम, अनुभवजन्य अधिगम किसके द्वारा था दोस्तों? ये था आपका कार्ल रोजर्स के द्वारा। ठीक है, और अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? कोहलर के द्वारा दिया गया। तो 2, 3, 1, 4। ठीक है, तो भाई कितने लोगों ने सही दिया इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 2, 3, 1, 4, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अधिगम के 8 प्रकार, रॉबर्ट गेने। सामाजिक अधिगम जैसे कि हमने पहले ही बताया था, बंडूरा। अनुभवजन्य अधिगम कार्ल रोजर्स के द्वारा, और इसके अलावा जो आपका कोहलर है, इनके द्वारा दिया गया था अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीन परिस्थितियों में अपने को अनुकूलित करना ही अधिगम है। यह कथन किसका है? फेवरेट आपके स्टेटमेंट। फिर से गिलफोर्ड का, मैरिसन का,
कोलर का या फिर हिलगार्ड का? तो इसका राइट आंसर है हिलगार्ड। जो मैं आपको स्टेटमेंट दोस्तों करवाता हूँ आप इनको नोट कर लीजिएगा एज इट इज़ लिख के, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट आपके पूर्व एग्जाम में आ चुके हैं। तो इन्हीं में से कुछ आपके क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं और रिपीटेशन की संभावना भी रहती है। तो हिलगार्ड के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है, अधिगम अंतरण के किस प्रकार का उदाहरण है? किस प्रकार का यह अधिगम अंतरण है? कोई बच्चा पहाड़ों को सीखता है और फिर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से मानसिक, मानसिक से मानसिक या फिर शारीरिक से शारीरिक? तो भाई बहुत सिंपल है, आपने जब आप पहाड़े सीखे तो आपने किसका प्रयोग किया? मस्तिष्क का। और फिर उसके बाद जब गुणा भाग कर रहे हैं तो भी आप मस्तिष्क का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो आपका जो अधिगम अंतरण हुआ है यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई है वो मानसिक से मानसिक हुई है। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो ये कैसा है दोस्तों, ये अधिगम अंतरण किस तरीके का होगा? ये दोस्तों क्या है, सकारात्मक अधिगम अंतरण है। इसके अलावा इसको ऊर्ध्व अधिगम अंतरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने पूर्व में जो समस्या है का समाधान करना आपने सीखा था, उससे आप हायर लेवल की समस्याओं को सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है, पहाड़े आपने सीखे और फिर आप उसका उपयोग गुणा भाग करने में कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव अंतरण भी है। इसके अलावा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का भी उदाहरण है। इस तरह से दोस्तों इसको अलग अलग वे में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है। आपको बताना है कि जो अधिगम की प्रोसेस होती है उसका चरण नहीं है। अभिप्रेरणा, उद्देश्य, विभिन्न अनुक्रियाएं या फिर परिपक्वता? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 2 सेकंड आपको सोचिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है परिपक्वता। परिपक्वता अधिगम के चरणों में नहीं आता है। अधिगम के 6 चरण हैं। देखिए, पहला आता है अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरणा, और इसके अलावा जो दूसरा आता है वो आता है उद्देश्य, ठीक है, तीसरा आता है समस्या, चौथा विभिन्न क्रियाएं, इनको आप लिख लीजिएगा, 5वें नंबर पर आता है पुनर्बलन और 6ठे नंबर पर आता है एकीकरण या फिर इसको सामान्यकरण भी कह सकते हैं। तो ये 6 चरण हैं। इनमें अभिप्रेरणा, उद्देश्य और विभिन्न अनुक्रियाएं आपको दिख रही है, लेकिन परिपक्वता इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाई प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा या फिर एकीकरण? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है अधिगम। आपको जैसे कि पता है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही सीखना या अधिगम बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? अधिगम। और ये कथन किसके द्वारा दिया गया था ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हो सकता है यही आ जाए। गेट्स के द्वारा ये कथन दिया गया था। गेट्स का यही मानना है कि भाई प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही सीखना या अधिगम कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक की है? पर्सनालिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, वुडवर्थ, वॉरेन, कुर्तलेविन या फिर बर्गेस? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कुर्तलेविन की दोस्तों ये बुक है, अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। इसको आपने ध्यान में रखना है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा आप याद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पर्सनालिटी या साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किस मनोवैज्ञानिक की कृति है? फिर से एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, पर्सनालिटी या साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। दोस्तों ये किसकी बुक है? कार्ल रोजर्स, वुडवर्थ, बर्गेस या फिर आलपोर्ट? तो इसका राइट आंसर है आलपोर्ट के द्वारा दोस्तों ये बुक लिखी गई है। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे बिल्कुल। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अंतराल मापनी में किसी वस्तु के गुण का निरपेक्ष मापन क्यों संभव नहीं है? यहाँ पर क्या नहीं होगा, क्यों संभव नहीं है? अंतराल मापनी, ठीक है, उसमें आप किसी गुण का या किसी क्वालिटी का निरपेक्ष मापन यानी कि उसका एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्यों पॉसिबल नहीं है? ठीक,
वास्तविक शून्य के अभाव के कारण, संपूर्ण व्यवहार के अध्ययन के अभाव के कारण, अप्रत्यक्ष के कारण, या फिर तुलनात्मक अध्ययन के अभाव में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों कि इसमें वास्तविक शून्य के अभाव के कारण यहाँ पर आपका अंतराल मापनी में किसी भी गुण का आप निरपेक्ष मापन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना। निरपेक्ष मापन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, जैसे कि भाई आपको किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, जैसे किसी की लंबाई निकालनी है, किसी का भार निकालना है, तो भाई हम बोलते हैं कि भाई इसकी लंबाई आपकी 5 फीट 4 इंच है। ठीक है, तो ये कैसी वैल्यू है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, ये आपका कैसा वैल्यू है? एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि निरपेक्ष मापन में आता है। ठीक है, लेकिन आपका जो अंतराल मापनी है उसमें हमेशा क्या होता है? सापेक्ष मापन होता है, यानी कि आप किसी के रिस्पेक्ट में आप उसको मेजर करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई बंदा गणित में 0 स्कोर करता है, तो गणित में अगर कोई बंदा 0 स्कोर करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों उसको गणित में कुछ नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। इसका मतलब यही है कि आपका इससे टेस्ट लिया गया उसके सापेक्ष इसने क्या किया, जो जितने भी क्वेश्चन थे गणित के पेपर में वहाँ पर ये उनको करने में पूरी तरह से विफल रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इसकी गणित में नॉलेज है वो जीरो है। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो हो सकता है कि किसी की लंबाई 0 हो सकती है, कि वहाँ पर वो गुण है ही नहीं। जैसे माना किसी का भार है 58 kg, तो ये कैसा है? ये फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैसा है? एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, निरपेक्ष मापन है। अब वहाँ पर भार 0 भी हो सकता है, अगर 0 हो गया तो वहाँ पर गुण है ही नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली दोस्तों क्या होता है कि ये मापन के स्तर होते हैं और ये मेरे द्वारा पहले भी बताए गए हैं। इसमें आपके 4 स्तर होते हैं। एक होता है नाममात्र स्तर, ठीक है, नाममात्र। दूसरा होता है क्रमित, ठीक है, इसके बाद होता है तीसरा आंतरिक, और चौथा होता है आनुपातिक। ठीक हो गया। तो ये आपके क्या होते हैं? सबसे ज्यादा जो परिमार्जित स्तर होता है वो अनुपातिक स्तर होता है, जिसमें आपका क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो होता है। आंतरिक स्तर में एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। इन सभी में आपके क्या होते हैं? एब्सोल्यूट जीरो नहीं होते हैं। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कक्षा में परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी आदि में विभाजन मापन का कौन सा स्तर है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मापन के 4 स्तर होते हैं। ठीक है, मैं आपको इनके बारे में अच्छे से बता दूं, आप फिर आप बताइएगा कि क्या आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहला तो दोस्तों क्या होता है? नामिक स्तर। नामिक का स्तर का मतलब ये सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन होता है। ठीक, ये मापन क्या होता है? किसी गुण या विशेषता के आधार पर होता है। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया कि भाई किसी व्यक्ति या वस्तुओं को उनके गुण या विशेषता के आधार पर कुछ वर्गों या समूह में विभक्त कर देते हैं। ठीक, तो जैसे कि भाई आप क्या करेंगे भाई कि लड़के लड़कों को, जैसे आपने क्या कर दिया भाई लिंग के अनुसार लड़कों को अलग विभाजित कर दिया, लड़कियों को अलग विभाजित कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या किया कर दिया कि भाई विषयों के आधार पे छात्रों को कला में, विज्ञान में, वाणिज्य में आदि में आपने क्या कर दिया? बांट दिया। ठीक है, तो बस ये क्या है? आपका एक गुणात्मक मापन है और कुछ नहीं है। ठीक, यानी कि सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापन है। इसके बाद क्या होगा? क्रम सूचक मापन होगा। अब क्रम सूचक मापन क्या होगा दोस्तों कि इसमें जो आपका जो कैटेगराइजेशन होगा वो गुण की मात्रा के आधार पर होगा, ना कि गुण के आधार पर कि भाई कौन किस गुण में कितना जाता है। जैसे कि यही वाला एग्जांपल कि भाई आपने किसी को परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में बांट दिया, तो ये दोस्तों क्या कहलाएगा? क्रमिक स्तर का मापन कहलाएगा। ठीक है, और या फिर आप कह सकते हैं कि भाई छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर अपने श्रेष्ठ, औसत व कमजोर व्यक्ति में बांटना। तो जो नामिक मापन है वो सिर्फ गुण के आधार पर डिवाइड कर दिया, क्रम सूचक में गुण की मात्रा के आधार पर आप क्या करते हैं? डिवाइड कर दिए। बाकी दोस्तों मैंने अभी आपको अंतराल के बारे में बताया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? इसका स्तर थोड़ा ज़्यादा परिमार्जित होता है। ठीक है, ये सिर्फ आंतरिक मापन की गुण की मात्रा या परिमाण पर आधारित नहीं होता है। उसके अलावा भी क्या होता है? इसमें आपका क्या होता है कि हम क्या करते हैं? सापेक्ष वैल्यू को इसमें निकाला जाता है। ठीक है, सापेक्ष, जैसे मैंने पहले बोला कि भाई गणित में अगर कोई 0 स्कोर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें बिल्कुल 0 है। ठीक है ना, तो इसमें भी क्या होता है कि भाई हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला ये क्या होता है?
गुण की मात्रा और परिणाम पर भी दोस्तों क्या होता है, आधारित, मतलब ये दोनों पर आधारित होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला अनुपातिक, अनुपात में तो क्या होगा भाई, सबसे परिमार्जित स्तर होता है, इसमें परम शून्य और वास्तविक शून्य की संकल्पना भी निहित रहती है। तो आपको ये सब चीजें दोस्तों ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा क्रम सूचक मापन। ठीक है, यानी कि आपका क्रमित मापन। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमने गलती से इसका आंसर ए लिख रखा है, ए यहाँ पर एक गलत लिख दिया होगा, तो इसका आप राइट आंसर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ जब प्रोवाइड करवाऊंगा तो पीडीएफ को जब भी आप पढ़ते हैं तो उससे पहले जरूर वीडियो को एक बार देख लीजिए। वीडियो में क्या होता है कि हम जो गलत चीज़ें होती हैं उनको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रखता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। आज तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट आ गए हैं, तो देखिए सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनसीएफ या राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसका राइट आंसर है कोठारी आयोग 1966। कोठारी आयोग के द्वारा दोस्तों ये परिभाषा दी गई है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रहता है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको सूची ए का बी से मिलान करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको भावात्मक बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, इसके बारे में बताना है कि किसने बताया। ठीक है, अब देखिए इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बताइए शारीरिक गति बुद्धि किसके द्वारा दी गई, गार्डनर के द्वारा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि भाई जो गार्डनर है उन्होंने 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात की, तो शारीरिक गति बुद्धि गार्डनर के द्वारा दी गई है। ठीक है, अमूर्त बुद्धि ये किसके द्वारा दी गई है, ऑफकोर्स थॉर्नडाइक के द्वारा। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि इनके द्वारा दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप दोस्तों क्या कर सकते हैं ना, ऑप्शन से भी इनके आंसर को बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2-4 कहाँ पर आ रहा है बताइए, ये लास्ट में आ रहा है, देखिए 2-4। ठीक, 2-4 ऐसे करके भी दोस्तों आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बता ही देता हूँ, कुछ नहीं। जैसे भावात्मक संवेगात्मक बुद्धि होती है, ये पीटर सेलावी और जॉन मेयर के द्वारा दी गई है। कृत्रिम बुद्धि किसके द्वारा दी गई है, जॉन मैकार्थी के द्वारा दी गई है। तो आंसर क्या बनेगा, 3-1-2-4। ठीक है, तो ऐसे करके भी दोस्तों आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णन ने बुद्धि को स्पष्ट करने के लिए जिन उपागमों का सहारा लिया उनमें से नहीं है। वर्णन ने बुद्धि को स्पष्ट करने के लिए जो जो उपागमों का सहारा लिया है उनमें से नहीं है। देखिए जैविक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम और संक्रियात्मक उपागम, ये दोस्तों वर्णन ने बुद्धि को स्पष्ट करने के लिए इन उपागमों का सहारा लिया है। सूचना प्रक्रम उपागम का प्रयोग उनके द्वारा नहीं किया गया है, इसका उपयोग स्टर्नबर्ग ने किया था। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि क्रियात्मक अनुसंधान पर है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में आपको असत्य कथन को छांटना है। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था, बिल्कुल सही। शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिष्ठित करने वाले कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे का विशेष योगदान है, बिल्कुल सही है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टीफन एम कोरे ने किया, गलत है। स्टीफन एम कोरे ने सबसे पहले इसका प्रयोग नहीं किया था और एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के 7 सोपानों को आवश्यक माना है, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। अब जो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है दोस्तों वो कोलियार के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब इसमें कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कहीं कुर्तलेविन तो नहीं है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक दोस्तों मेरी नॉलेज है, मेरी नॉलेज के अनुसार इसका सर्वप्रथम प्रयोग कोलियार ने किया था। अगर आपको कहीं से एविडेंस मिलता है कि भाई कुर्तलेविन है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन ये एविडेंस के संग आप बताइएगा कि कुर्तलेविन के द्वारा किया गया था। वरना जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें मैं 98% बिल्कुल श्योर हूँ कि कोलियार है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कहीं पर कुछ कमी हो जाए। ठीक है, तो कोलियार इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनायकी, अनुमति परक या फिर सुविधादाता। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर है सुविधादाता। देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सुविधादाता। एक सुविधादाता दोस्तों एक शिक्षक को माना गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार। एक उत्प्रेरक की भूमिका में भी इसको एक्सेप्ट किया गया है, तो सुविधादाता उत्प्रेरक। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर से आपको सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। अब आप बताइए आरटी के एक्ट में कौन कौन सी धारा में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। पहले सबसे पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी कौन सी धारा में किया गया दोस्तों, ये है धारा नंबर 23, ठीक है, यानी कि आपका 23 यानी कि इस पे किया गया, ठीक है 4, ठीक। इसके बाद शिक्षक छात्र अनुपात, ये दोस्तों किस में किया गया है, ये किया गया आपका धारा 30 में, ठीक है। इसके बाद जो कक्षा 8 तक बोर्ड परीक्षा नहीं होगी वो किस में किया गया है दोस्तों, ये आपका किया गया है 25 में, ठीक है। और अनामांकित छात्रों को आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, ये किस में किया गया है दोस्तों, धारा नंबर 4 में। तो क्या बनेगा दोस्तों, 4 1 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 इसका राइट आंसर है। तो 4 1 2 3 है, नहीं है, 4 2 1 3 है, बिल्कुल है। तो 4 2 1 3 ए वाला है, ठीक है। 4 2 1 3, एक सेकंड, मैंने इसका क्या लिखा है, एक सेकंड, 4 2 1 3 4, ये आपका कितना हो गया 4, ठीक है। शिक्षक छात्र अनुपात 2 पे 25 पे, ठीक है। उसके बाद ये वाला आपका बोर्ड परीक्षा, ठीक है, और ये वाला हो गया, ठीक। तो मैं इसको एक बार करेक्ट कर लूँ दोस्तों, मैंने शायद थोड़ा सा गलत बता दिया। अध्यापक पात्रता परीक्षा आपकी कौन से है, ये है आपकी धारा नंबर 23, ठीक है। शिक्षक छात्र अनुपात आपका कितने पे है, धारा नंबर 25 पे, ठीक है। मैंने शायद गलती से वहाँ पर गलत टिक कर दिया, ठीक है। कक्षा 8 तक बोर्ड परीक्षा नहीं, ये आपका धारा नंबर 30 है, ठीक। और फिर इसके बाद अनामांकित छात्रों को आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, जो कि है धारा नंबर 4 के अंतर्गत, ठीक है। तो क्या बैठेगा भाई, 4 1 2 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3, ये आपका बैठेगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। आप ध्यान से रखिएगा, ठीक, कि भाई जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है वो आपकी धारा नंबर 23 है, ठीक। और जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो आपका धारा नंबर 25 है, ठीक। और कक्षा 8 तक बोर्ड की परीक्षा मैं फिर से बता दूं आपका कितना है, 30वां, और यह है धारा नंबर 4 जो कि अनामांकित, ठीक। तो अब हिसाब से लगा लीजिए क्या बैठेगा भाई, 4 2 1 3, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कौन सा होना चाहिए। अभी दोस्तों हमने इसके बारे में बताया भी था, और क्वेश्चन थोड़ा सा एक तरह से रिपीट भी मान सकते हैं। लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित और मौखिक परीक्षण के आधार पर, या फिर प्रेक्षण के आधार पर। तो क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रेक्षण के आधार पर। ऑब्जर्वेशन अभी बात की थी ना भाई, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन की बात हमने की थी, तो भाई वही तो है। तो भाई कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनको क्या करें, ऑब्जर्व करें, यानी प्रेक्षण के आधार पर उनका ऑब्जर्वेशन मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगेन आपको क्या करना है, मिलान करना है। व्यक्तित्व की डेफिनेशन दी गई है और किसके द्वारा दी गई है, आपको मिलान करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला, व्यक्तित्व व्यक्ति के वातावरण के साथ समायोजन है, ये किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, ये स्टेटमेंट दोस्तों दिया गया है केम्फ के द्वारा, ठीक है। केम्फ के द्वारा दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया गया है, आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न रूपों का विशेष संगठन है, ठीक है। ये जो कथन है दोस्तों आपका NL मन के द्वारा दिया गया, यानी मन का स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बाद व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्रों का आंतरिक संगठन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि क्या है, अल्पोर्ट के द्वारा दी गई है, ठीक है। और व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक संगठन है, ये किसके द्वारा दी गई है, वॉरेन के द्वारा दी गई है। तो ये सारी डेफिनेशन आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। तो क्या हो जाएगी, 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 इसका राइट आंसर है। तो 2 3 4 1 यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब इसके बाद दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग बोला जाता है इसको। तो क्या है दोस्तों इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम है नैभित्तिक अनुबंधन, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी इसको बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और मैंने इससे पहले भी ये 2-3 बार करवा दिया है, तो आपको आई होप कि इसके बारे में पता होगा। तो दोस्तों कैसे लगे आपको आज के क्वेश्चन, आई होप कि आपको मददगार साबित हुए होंगे। मिलान करने वाले दोस्तों आपको काफ़ी, एक ही क्वेश्चन में आपके 4-4 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मिलान वाले क्वेश्चन हमेशा डालूं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो
मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए मॉडल पेपर के संग। दोस्तों वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मॉडल पेपर भी हमने अब करवा दिए हैं काफ़ी। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको टॉपिक्स के रिवीजन करवाए जाएं। रिवीजन इन द सेंस में कि हम आपको कई सारे एमसीक्यू प्रोवाइड करवाएं एक के बाद एक, और कोशिश करेंगे कि उसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करवाएं। तो उसमें हम ज़्यादा उसको लंबी नहीं खींचेंगे वीडियो, एक के बाद आपको एमसीक्यू और उनके आंसर देंगे डायरेक्टली। तो उससे आप बताइएगा कि आपको कितना हेल्प हो सकती है, क्योंकि मॉडल पेपर में तो हम 30 ही क्वेश्चन केवल डिस्कस कर पाते हैं, लेकिन जब हम ऐसी सीरीज़ लेके जाएंगे तो हम एक ही वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो आप अपने सुझाव दीजिएगा कि आपको कैसा लगता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, मॉडल पेपर ही कंटिन्यू करने चाहिए या फिर इस तरह से कि आपको हर टॉपिक के कुछ बेहतरीन एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए जाएं, या आपको मिक्स एमसीक्यू इस तरह से प्रोवाइड करवाए जाएं कि जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवाऊं और एक तरीके से आपको कंप्लीट करवाऊं, रिवाइज टाइप का करवाऊं, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी इस समय पर बैठती है। फिर भी आप बताइएगा, क्योंकि छात्र केंद्रित शिक्षा है इस समय पे और आप छात्र हैं, मैं शिक्षक हूं, तो जो छात्र को ध्यान में रखकर ही होगा वही चीज़ इस समय पर सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।